मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। पिछले वीडियो में हमने स्वर के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से उच्चारण होता है, और जब हम उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे मुख से हवा निकलती है और हमारी जो जीभ है वो हमारे मुख के अलग अलग हिस्सों को टच करती है। तो थोड़ा हम इसकी जानकारी ले लें कि वो हिस्से कौन होते हैं, क्या होते हैं, वो क्या कहते हैं, उसी के आधार पर भी हम व्यंजन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है, कि यहाँ से ओइसोफेगस शुरू होता है। ठीक है, ये है वोकल कैविटी, ठीक है, या इसको हम मुख विवर्ग बोलते हैं। मैं इसी में थोड़ा सा आपको चित्र बनाऊंगा, आप समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा गले का भाग है। ठीक है, ये ओइसोफेगस नीचे आता है, फिर यहाँ से स्टमक हो जाता है। वो हमारे काम की चीज नहीं, हमको बस यहाँ समझना, थोड़ा सा समझना। देखिए, ये जो है जैसे मुख खत्म होता है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कंठ। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, जिसको हम लोग तालु बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो तालु है इसको हम पैलेट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आप यहाँ टच करके देखेंगे थोड़ा सा हार्ड है, और फिर जीभ जैसे पीछे जाती है, आप टच करेंगे तो आपको सॉफ्ट मिलता जाएगा। कई बार हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ पर ऊपर जल भी जाता है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट। तो ये जो भाग है, ये तो कंठ का भाग है। ठीक है, ये जो है बच्चों ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, तालु। ठीक है, उसके बाद ये जो भाग है सबसे ऊंचा भाग, ठीक है, ये यहाँ पर, जहां पर तालु सबसे अधिक ऊंचाई पर है बीच में, इसको हम बोलते हैं बच्चों मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा। ठीक है, तो तीन बातें हमें समझ में आई, तो कंठ समझ में आए, मूर्धा समझ में आए, तालु समझ में आए। ठीक है, जीभ तो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ये जीभ समझाने के लिए बना रहे हैं, आप समझिए। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे हमारे दांत हैं। ठीक है, तो ये है क्या, दांत। और ये जो भाग है थोड़ा सा आगे आगे, इसको हम समझते हैं क्या, ये है ओष्ठ। ओष्ठ को मतलब हम होंठ भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो वो भाग है जो हमारे मुख से जुड़े हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है, हमारे गले में स्वरयंत्र होता है। ठीक है, और गले में आप देखते हैं, गले में क्या है, दो भाग होते हैं। जब हम कोई चीज खाते हैं तो क्या होता है, गले से एक भोजन जो है इधर चला जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो आप देखते हैं मुंह के ऊपर अंदर साइड में दो छेद होते हैं। नाक यहाँ से हम ब्रीथ करते हैं जाता है, और यहाँ पर दो छेद होते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स, और वहां से फिर वायु जो है सीधे हमारे पेट में निकल जाता है। तो यहाँ पर दो भाग हैं। ठीक है, एक चला जाता है इधर से फेफड़ों को, ठीक है, और इधर वाला जो भाग है वो चला जाता है किसको, पेट या उदर या स्टमक हम उसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में जो है ये हमारा स्वरयंत्र है। क्या है ये, स्वरयंत्र। एक बात समझने की है, ठीक है, समझिए कि जब हम भोजन करते हैं तो जो यहाँ पे नलिया जैसे ट्रेकिया है, ठीक है, और दूसरा ओइसोफेगस है। सामने की तरफ क्या है, ट्रेकिया, ये जो है ट्रेकिया। ठीक है ना, और पीछे क्या है, ओइसोफेगस वाला भाग है। तो खाना मतलब यहाँ जो है इस पेट की तरफ तरल, कोई भी तरल चीज, लिक्विड, और कोई भी सॉलिड यानी ठोस, उसको यहाँ हम अलाउ करते हैं, वो यहाँ जा सकते हैं। और फेफड़े में क्या, केवल हवा या गैसियस फॉर्म कोई भी चीज है, जो भी चीज वायु के साथ मिश्रित होकर जा सकती है, वो हमारे फेफड़े में। अगर जरा सा भी कभी भी धोखे से भी इस वाले एरिया में जो फेफड़े की तरफ जा रहा है, जो ट्रेकिया का भाग है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, वहां पर अगर धोखे से भी एक जरा सा कतरा पानी या बहुत अनाज का बहुत बारीक कण भी अगर वहां पर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर एक पहरेदार होता है। वो क्या करता है, उसके पास एक बहुत बड़ा भाला होता है, जैसे ही हम उसको बहुत तेज मारता है, ठीक है, और वो सारी चीज फटाक से मारता है, तो क्या होता है, हमें झटका लगता है, उसको हम लोग सटका बोलते हैं। फिर जल्दी से आते हैं घर पे, हम लोग सर पे ऐसा मारते हैं, ठीक है ना,
या हमारे पेट को लोग हिलाते हैं कि हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर वो चीज फेफड़े में चली गई तो फिर हमारा फेफड़ा डैमेज हो जाएगा, कभी ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ये हमें समझना है, ठीक है, कि ये वाले भाग में करवट हो जाता है ये, और हमारे काम की चीज क्या है ये, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको हम अंदर से बोलते हैं, जैसे अरबी में बोला जाता था फ, ज, ख, ठीक है, अंदर से, तो ये आप समझते हैं। इसके बाद हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। अब देखिए व्यंजन क्या होते हैं। हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि जो वर्ण होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर के बारे में तो हमने जानकारी ले ली, व्यंजन क्या होते हैं। देखिए हम ये तो सभी जानते हैं कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजन के साथ ऐसा नहीं है। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है, ठीक है, स्वरों के बिना इनका अस्तित्व नहीं। जैसे मैं बोलूं अगर क, ख, ग, तो आखिरी में क्या निकल रहा है, अ। अगर मैं बोलूं काम, तो का में आ और मा में छोटा निकल रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कोयला, तो ओ शब्द आ रहा है, ओ वर्ण आ रहा है। तो इसी प्रकार जो मतलब व्यंजन होते हैं जो ये बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते, ठीक है। इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता नहीं पड़ती। स्वतंत्र जो व्यंजन होते हैं उनको हम जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और जब हम उसके साथ स्वर का मेल कर देते हैं तब फिर वो जाकर के पूर्ण रूप में व्यंजन बनते हैं। इस बात का हम ध्यान रखें, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्वर जो है बच्चों का, व्यंजन जो है बच्चों, व्यंजन में जैसे एक है कवर्ण, और जैसे कवर्ण में आता है क, ख, ग, घ और ङ। ये जो कवर्ण है, ठीक है, ये बच्चों इनका उच्चारण कहां से होता है, का की लाइन में जो होता है, ठीक है। पंचमाक्षर के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी सारे शब्दों को अगर हम देखेंगे, सारे जो वर्ण हैं इनका उच्चारण कहां से होता है। इनका उच्चारण स्थान है बच्चों कंठ। इनको हम क्या बोलते हैं, कंठ ध्वनि। आप ऐसे यहाँ पे गले पे हाथ रखिए, ऐसे दबाना नहीं है, टच करना है ऐसे। क, ख, ग, घ, ङ। तो उच्चारण आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें घर्षण सा महसूस हो रहा है, ठीक है। ये शब्द का उच्चारण कहां से हो रहा है, कंठ से हो रहा है, इसलिए हम इसको कंठ ध्वनियां बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, कंठ ध्वनियां बोलते हैं। उसके बाद अगर हम चवर्ग में चले, चवर्ग में च, छ, ज, झ और ङ, तो आप बोलकर देखिए। जब आप च बोलते हैं तो आपकी जीभ कहां जाती है, च, छ, दांत के ठीक पीछे वाला जो भाग जिसको हमने क्या कहा, तालु, ठीक है। तो इसीलिए ये तालव्य व्यंजन है, ठीक है, तालव्य वर्ण, ठीक है। उसके बाद देखिए टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। इनका उच्चारण कैसे होता है, आप बोलकर देखिए। जब आप बोलेंगे ट तो जीभ पीछे की तरफ मुड़ती है, मूर्धा की तरफ जाती है, जो जीभ का सबसे ऊपरी वाला भाग, ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। ये मूर्धन्य वर्ण है क्योंकि ये मूर्धा से बोल जाता है। उसके बाद देखिए तवर्ग, तवर्ग जो है बच्चों, त, थ, द, ध और न। जब हम इनका उच्चारण करते हैं क्या होता है, जैसे बस चला रहा होता है ड्राइवर या ट्रक चला रहे होते हैं, कार चला, क्या होता है जब हम ब्रेक मारते हैं पैर को ऐसे, तो वैसे ही हमारी जीभ सीधे जाके दांत को टच करती है। देखिए त, थ, द, ध, न, ठीक है। तो ये क्या है, ये है दंती वर्ण, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, दंती वर्ण। उसके बाद है पवर्ण। पवर्ण में क्या क्या आता है, प, फ, ब, भ और म।
पा, फा, बा, भा, मा। हमने ओष्ठ के बारे में पढ़ा, होठ के बारे में। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, हमारे होठ आपस में मिलते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। अगर हम होठ को पकड़ के इसका उच्चारण करने की कोशिश करें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप प्रयास करके देखिए, नहीं हो सकता, उच्चारण ही नहीं होगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं ओष्ठ वर्ण। और जब बच्चा छोटा होता है तो वो केवल इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल बोलने में, जब बोलेगा पा पा तो बोलना सीखता है तो ओष्ठ वर्ण का इस्तेमाल करता है, पा पा, बा बा, इस तरह के शब्द में। या फिर कंठ ध्वनि, मतलब जो स्वर होते हैं, आज से होता है कि कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ से बोले जाते हैं स्वर, आ ई उ ए ओ। ठीक है, तो बच्चों ये जो ध्वनियाँ हैं इनके बारे में एक और बात ये है कि कवर से लेकर कवर तक इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो हमारे मुख के अंदर किसी न किसी भाग को टच अवश्य करती है, छूती अवश्य, स्पर्श जरूर करती है, इसी कारण इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ या र, ल और व, ये चार वर्ण हैं, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ का मतलब क्या होता है, जिनके उच्चारण में जीभ जो है ज्यादा हरकत नहीं करती या मुख के अंदर जो है किसी भाग को पूरी तरह टच नहीं करती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। आप उच्चारण करके देखिए, य र ल व, किसी भाग को पूरी तरह टच नहीं करती है, बहुत कम हरकत करती है। उसके बाद बच्चों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में श, प्र, और ह, ये चार वर्ण। आप अपने हाथ को ऐसे करिए और ऐसे करके इनका उच्चारण करिए, श, प्र, श, स, ह। तो आप देखेंगे कि आपको गर्मी महसूस, उसका मतलब उसका मतलब गर्मी। जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो गर्म हवा बाहर निकलती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद है बच्चों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन षट्, त्र, ज्ञ और स। दो और हैं, इनको हम बोलते हैं ताड़न व्यंजन। ये है ड़ और र। इनसे कोई भी शब्द शुरुआत नहीं होती, ये या तो इस शब्द के बाद आते हैं या बीच में आते हैं। जैसे कि अगर हम देखें पेड़, या हम देखें कढ़ाई, ठीक है, या हम देखें पहाड़ी, ठीक है, चढ़ाई, और देखो लड़ाई, तो इनसे किसी शब्दों की शुरुआत नहीं होती, इनको बोला जाता है ताड़न। ठीक है, तो हमने देखा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और ताड़न व्यंजन। तो हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में देखते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बच्चों जैसे कि क्षत्री। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताया कि दो अलग अलग व्यंजन के मेल से बनते हैं। जैसे क्षत्री को आप देखिए, ये क और शा के मेल से बनता है, ठीक है ना। त्रा, त्रा जो है बच्चों वो ता और रा के मेल से बनता है। ज्ञा, ज्ञा जो है बच्चों जा और इया के मेल से बनता है। और श्रा, श्रा जो है वो शा और रा के मेल से बनता है, ठीक है। तो ये है संयुक्त व्यंजन। और अभी मैं आपको जो एक चीज बता रहा हूँ ऊष्म व्यंजन के बारे में, थोड़ा सा आप समझे। ऊष्म व्यंजन में जो तीन शा है, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये जो शा है, ये शा है और ये शा है। हमें अक्सर जो ज्योग्राफिक एरिया होता है, भौगोलिक स्थिति होती है, उसके आधार पर क्या है, लोग अक्सर इन तीनों का उच्चारण ढंग से नहीं करते।
कई लोग केवल इसका उच्चारण करते हैं या इसका उच्चारण करते हैं, हम कई बार हर जगह पर इसी का उच्चारण करने लगते हैं या इसको तो हम नकार ही चुके हैं, बोल चुके हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा समझना है, ये जो श है तो इसको तालव्य श बोलते हैं। तालव्य श का मतलब क्या है? तालव्य श का मतलब है तालु से बोला जाता है। जैसे हम च छ ज झ बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? जैसे शलजम, ठीक है ना, शरबत, ठीक है, शर्माना, ठीक है ना। तो ये शब्द हम समझते हैं। जैसे हम शक्कर बोल रहा हूं तो ध्यान रखेंगे, जैसे कैसे निकलता है, कुकर की सीटी लगती है, ठीक है, तो जीभ क्या होता है आगे, हम किसी बोलते हैं, तो ये जो आवाज आ रही है उसी से बनता है ये शब्द, ठीक है ना। हमने आपको बताया था जो हमारा मुंह फीवर है, ठीक है ना, आगे वाला भाग जो है ये है तालु का, जो सबसे ऊंचा वाला भाग, सबसे ऊंचा वाला तालु में बीच वाला जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। तो ये जो स्थान है इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य। क्या बोलते हैं इसको? मूर्धन्य, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। अब जैसे आप देखते होंगे किसी का नाम है मनीष, हमको अगर मनीष बोला हम क्या बोलते हैं? अरे मनीष, जबकि ये गलत है, ऐसा उच्चारण नहीं होगा। कैसा होगा? मनीष। जीभ पीछे की तरफ जाएगी, जहां से हम ट ठ ड ढ का उच्चारण कर रहे हैं, जीभ पीछे जाएगी तब इसका उच्चारण होगा। मनीष, हम लिखते हैं मनीष, मनीष या विष या कष्ट या दुष्ट। तो हम बोलते कैसे हैं? हम बोलते हैं मनीष, कष्ट, दुष्ट, विष। ये गलत है, हम बोलते हैं विष, गलत है ये। हम तालव्य स का उच्चारण करते हैं, जब नहीं करना चाहिए। असल में जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण में हमें खा की ध्वनि निकलती है। जो आर्य समाजी लोग हैं वो लोग जब इसका उच्चारण करते हैं तो अक्सर, या संस्कृत लोग बात करते हैं, वो इसका उच्चारण खा से करते हैं, विष नहीं बोलते, वो विख बोलते हैं, विख, ठीक है। क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ को कहाँ ले जाना पड़ता है? मूर्धा वाले भाग, बीच वाले भाग, मूर्धा वाले भाग। तो हमें सही उच्चारण क्या होगा? मनीष, मनीष, विख, कष्ट, दुष्ट। लेकिन बोलने में और सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, तो लोगों ने क्या किया? इस सा को खत्म कर दिया। अब लोग इसका उच्चारण करते हैं मनीष, विष, ठीक है। ये हमें थोड़ा इससे बचना है। आप प्रयोग कर रहे हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका उच्चारण कैसा हो, ठीक है। आगे देखिए, ये जो सा है ये दंती सा है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? दंती सा। क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है दांत को टच करती है, ठीक है। जैसे सरौता, सफर, सरगम, समर। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ दांत को टच करती है। तो आज हमने व्यंजन के बारे में जाना, ऊष्म व्यंजन के बारे में समझा और स्पर्श व्यंजन के बारे में जाना, ठीक है, अंतस्थ के बारे में जाना और पोस्ट वर्ड के बारे में भी जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।